नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं जो आज सबकी समस्या है उस पर सीधे बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में एक बार फिर से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी का दौर है जो थमा नहीं है। दावे अपनी जगह, हकीकत कड़वी है लेकिन सबके सामने। कोविड मरीजों के इलाज में कारगर मानी जा रही रेमडेसिविर इन दिनों तय कीमत से कई गुना ज्यादा कीमत पर बिक रही। बढ़ती डिमांड को देखते हुए संकट की इस घड़ी में भी कमाने वालों ने अपने लिए अवसर ढूंढ लिए हैं और मुनाफाखोरी जारी। केंद्र और राज्य सरकारें इन पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है, कार्रवाई कर भी रही, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी इससे रोकी नहीं। नुकसान मरीजों को हो रहा है, जान मरीजों की जा रही है, हलाकान परिजन हो रहे हैं। सवाल ही उठता है, आपदा को काली कमाई का जरिया बनाने वालों पर लगाम कैसे और कब कसेगी। सवाल यह भी उठता है, महामारी में कालाबाजारी क्यों हो रही। चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक बहुत ही समृद्ध बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन पहले मौजूदा स्थिति है क्या, रिपोर्ट में देखिए। एमपी छत्तीसगढ़ में कोरोना बना काल। संकट काल में मुनाफाखोरी का गंदा खेल। शहर शहर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। नहीं मिल पाया, 4 दिन हो गया, एक भी इंजेक्शन नहीं मिला। रायपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते 2 गिरफ्तार। भिलाई में 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 इंजेक्शन बरामद। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से चोरी हुई रेमडेसिविर। इंदौर में 2000 की रेमडेसिविर 18,000 में बिक रही। जबलपुर में दुकानदार मनमानी कीमत पर बेच रहे इंजेक्शन। जी हां, ये हाल है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों का। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जब हर कोई खौफजदा है, ऐसे वक्त में कुछ दवाएं हैं जो कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों का जीवन बचा रही हैं। तब इन दवाओं की शॉर्टेज और कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। इंसान के एक एक सांस की कीमत लगने लगी है। इन्हीं दवा और इंजेक्शन में से एक है रेमडेसिविर, जिसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। इसकी एक वानगी IBC 24 आपको दिखा रहा है। ये ऑडियो क्लिप सुनिए, पहले इसे सुनिए, फिर जिम्मेदारों का बयान सुनवाएंगे। भैया नमस्ते। जी नमस्ते सर। मैं बोल रहा था भैया भिलाई से। जी सर। जी सर। ये मेरे एक पेशेंट है भैया, उनको इंजेक्शन चाहिए था रेमडेसिविर। हाँ सर। तो मिल जाएगा क्या? आप किनके थ्रू पे बात कर रहे हैं? अब मुझे भैया ने नंबर दिया था, वो आपसे शायद 1-2 दिन पहले अभी रिसेंटली आपसे कुछ लेकर के गए हैं या बातचीत हुई है उनसे आपकी। हाँ, अच्छा, जी सर। जी सर। तो मैं कितने टाइम आ जाऊँ और कितना मिल जाएगा? एक्चुअल में देखिए, अब कल के डेट में मेरे को भले 9 मिला, लेकिन आज के डेट में मेरे को सिर्फ 1 ही मिला है। अभी मैं 1 रखा हुआ हूँ। अच्छा, है ना? हाँ। तो मेरे को कितना पड़ जाएगा वो, और कितने देर में आ जाऊँ मैं लेने आपके पास? आपको 12 पड़ जाएगा। आप कहाँ पे हैं ये बताइए? मैं अभी हूँ कुशालपुर में। तो कुशालपुर में आ रहा हूँ अभी कुछ देर में। कुशालपुर आ रहे हैं? नहीं तो असल में क्या है कि मेरे को भिलाई निकलना है तुरंत, तो मैं सोच रहा तो एक काम कीजिए, आप रायपुरा चौक पे आइए। जी जी जी, अपन वहीं पे वो करा लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। 12 पड़ेगा सर, है ना? उससे कम नहीं पड़ पाएगा। एक ही एम्पूल है, और अगर मान लीजिए जैसे और बाई चांस जैसे जरूरत पड़ जाएगा ना, तो फिर मैं और जुगाड़ करा दूंगा। ठीक। अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है सर। ओके। तो सुना आपने कैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी का फायदा उठाकर इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई। IBC 24 ने खबरों के माध्यम से खुलासा किया था कि रायपुर समेत शहर की दवा दुकानों में 900 और 2400 में मिलने वाली जीवन रक्षक दवा को 16 से 20,000 में बेचा जा रहा है। इसके बाद ड्रग डिपार्टमेंट समेत पुलिस ने इसे संज्ञान में लिया। लगातार मिल रही सूचना के आधार पर अभी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरों को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक गंभीर हैं। की कीमत कम करी जाए। छत्तीसगढ़ रायपुर का एक मामला है सर, जिसमें सरकारी अस्पताल का डॉक्टर 16,000 में वो इंजेक्शन देखिए सरकार को एक नजर बनानी। देखिए, ऐसा है कि ब्लैक मार्केट रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सज़ा है वो उसको देनी चाहिए। जनता के लोगों को भी हमारे को ये अपील करनी है कि ऐसी शिकायतों को आप अपने अपने स्टेट्स में स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स के पास भी भेजिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने केंद्र सरकार ने सख्ती बरतने के साथ इसे रोकने के लिए नए नए कदम उठाए।
इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतें भी तय कर दी। एक तरफ जहां तमाम मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सरकारी प्रयास हैं, शहरों में डिमांड के हिसाब से अस्पतालों और दवा दुकानों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ इसकी कालाबाजारी भी धड़ल्ले से जारी है और इस पर जमकर सियासत भी चमकाई जा रही है। कालाबाजारी ऐसे समय में हो, संक्रमण की महामारी के ऐसे समय में हो, ये हमारे बीच में उन नागरिकों के नैतिक पतन का परिचायक है जो ऐसे में भी पैसों की लूट खसोट में लगे हुए हैं बनस्पत सेवा देने के। ये स्थिति किसी भी तरह स्वीकार नहीं है और जहां जहां से जानकारी आएगी कड़े से कड़े कार्रवाइयां की जाएंगी। जो रेमडेसिविर केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है उसके प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रदेश में नहीं है और जिस प्रकार से उसकी कालाबाजारी हो रही है, 16,000 से लेकर के 20,000 तक जो मीडिया के द्वारा अभी दिखाया गया, अत्यंत दुर्भाग्यजनक एक घटना है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। तो अब हम हॉस्पिटल वालों से भी स्पष्ट किया, जब हमने जिला महोदय से कहा था कि आप हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लोगों के साथ बैठिए, उनको स्पष्ट बता दीजिए कि हम इसमें टॉलरेट नहीं करेंगे और उन्होंने 2 दिन पहले बैठक ली और उनको बता दिया है। अब अगर कोई शिकायत है तो सीधे कार्रवाई करेंगे। कहाँ है वो ऑक्सीजन, कहाँ है बेड, कहाँ है रेमडेसिविर? ये केवल रेमडेसिविर कहीं नहीं है, केवल डिसीव कर रही है सरकार, झूठ बोल रही है, आंकड़े भी छुपा रही है और इसीलिए लोगों की जान जा रही है। बहरहाल पूरे देश में कोरोना संक्रमण चरम पर है। हर दिन लाखों केस सामने आ रहे हैं। इसके इलाज में कारगर माने जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ गई है। कई राज्यों और शहरों में इसकी भारी किल्लत भी है और इसी किल्लत का फायदा उठाते हुए कुछ लोग इसमें कमाई का जरिया बना रहे हैं। सवाल ये उठता है, संकट काल में मुनाफाखोरी का ये गंदा खेल कब और कैसे बंद होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हालांकि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये सच बात है। इसमें अपडेट ये कि केंद्र ने अब दाम घटाए हैं, कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि इन कंपनियों के इन रेमडेसिविर इंजेक्शन को आप ले सकते हैं, लगवा सकते हैं और इसको लेकर कीमतें अब सारे देश के सामने हैं। यानी इससे ज्यादा अगर आप देते हैं तो जाहिर तौर पर वो या तो स्टॉक कर रहे हैं या फिर इस पर लाभ कमा रहे हैं, या यूं कहें कि लालच की भेंट इस समय व्यवस्था चल रही है। ऐसा नहीं कि इन पर एक्शन नहीं हो रहा, कार्रवाइयां हो रही हैं। ये भी अपडेट है कि इस पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। कई सारे लोग इसमें पकड़े गए हैं, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, इंदौर में, भोपाल में। इसके अलावा भोपाल में अस्पताल से इसके चोरी चले जाने से ये पूरा व्यवस्था सवालों के घेरे में आती है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी कुछ कार्रवाइयां हुई हैं। हमने आपको दिखाया कि फोन पर अभी भी लोग जो कुछ हजार की, जिसकी अधिकतम कीमत हो सकती है 12-12, 14-14 हजार में इसको बेच रहे हैं। कुल मिलाकर इसमें जो भी लाभ कमा रहे हैं, पहले तो उनको खुद के बारे में सोचना चाहिए कि इस महामारी में वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कि जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं वो नाकाफी हैं। इन नाकाफी परिस्थितियों में और क्या किया जा सकता है, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड को दिखा भी रहे हैं और जो इस पूरी व्यवस्था में खामियां हैं उसको सामने भी रख रहे हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा, परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस पेशे से भी जुड़े हुए हैं, जो इस समय सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। दुर्गेश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। और जेपी मूलचंदानी साहब, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आप चारों को नमस्कार, बहुत स्वागत है। राजनीति से परे आज बात होगी, इसकी उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि आप सब इस विषय से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर विनय जायसवाल, जो कांग्रेस पार्टी से विधायक भी हैं, पेशे से भी जुड़े हैं। डॉक्टर विनय, हमने पहले भी चर्चा की थी, आज फिर चर्चा कर रहे हैं। अभी भी प्रयास हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन जमीन पर नाकाफी हैं। अब भी परिजन परेशान हैं, कालाबाजारी हो रही है, हजारों में इंजेक्शन खरीदे जा रहे हैं। देखिए पुनीत जी, जब से पूरे देश में जो कोरोना का जो दूसरा लहर आया हुआ है, उसकी संवेदनशीलता सभी समझ रहे हैं, सरकार हो या जो एनजीओ हो या हमारे चिकित्सक साथी हो, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट सेक्टर के हमारा जो हेल्थ का जो महकमा है, सारे लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। लेकिन इस समय जो आपदा के समय को अगर अवसर बना के कुछ लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं, और जो भी कोविड चूंकि एक आपदा है, ये एक राष्ट्रव्यापी आपदा है और इस समय आपदा लगा हुआ है। इस आपदा के समय में
अगर कोई अवसर को तलाश के अगर इस तरह से कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके, क्योंकि इस पूरे संक्रमण काल में हर चीज का एक प्रोटोकॉल निर्धारित है, वो या तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल बनाया गया है या तो राज्य सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल बनाया गया है। अगर वो उसके ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल हो, उसके संक्रमण से बचाव का प्रोटोकॉल हो, या लॉकडाउन का प्रोटोकॉल हो, या धारा 144 की बात हो, हर चीज को एक प्रिस्क्राइब प्रोटोकॉल में करने का पूरा निर्देश है। इसके बाद यदि कोई इस आपदा के समय में, खास करके जो सेकेंड जो लहर आया है, इसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं किया था कि इस तरह से जो देश में जो दूसरा लहर है कोरोना का आएगा, और न केवल देश बल्कि प्रदेश बहुत ज्यादा इससे अफेक्टेड है। और इस समय अगर कोई असंवेदनशीलता दिखाता है और कोई अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कोई ब्लैकमेलिंग करता है, और इस तरह से ब्लैक में अगर कोई जो जीवन रक्षक दवाइयां रेमडेसिविर की अगर बात करें, अगर उसको उसकी बिक्री करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे टोल फ्री नंबर है, और स्वास्थ्य विभाग ने और जो पुलिस विभाग ने, दोनों ने ही, गृह विभाग ने इसके ऊपर में बहुत सारे टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं। और इसके ऊपर माननीय हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ चुका है, स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आ चुका है कि इसके ऊपर अगर इस तरह की अगर गतिविधि में लिप्त है, अगर कोई भी डॉक्टर जायसवाल अवैधानिक गतिविधि करता है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस वक्त की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? एक तरफ लगातार व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश होती है, असेसमेंट तो पूरे देश में फेल हुआ कि इस लहर में कितने मरीज आएंगे और कितनी व्यवस्थाएं लगेंगी, लेकिन अब हम उस पर नहीं जाते। आगे अभी इस समय इंजेक्शन को लेकर के भी कुछ नंबर जारी हुए हैं, पहले बेड को लेकर, अस्पतालों में जगह को लेकर, या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जितने भी नंबर थे। एक है कि इन नंबर्स के ऊपर कॉल करने पर या तो उठता नहीं, उठने के बाद में भी समस्या सॉल्व नहीं होती। क्या ट्रैकिंग नहीं हो रही या यहाँ भी ओवरलोड है? देखिए, ट्रैकिंग सरकार अभी जिस तरह से ट्रैकिंग सिस्टम सरकार ने बनाया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय, और कहीं भी इस पूरे ट्रैक में अगर कोई लूप होल होते हैं तो बहुत जल्दी वो कैच होगा, वो पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। अभी इस हफ्ते 28,000 रेमडेसिविर और अगले हफ्ते 30,000 रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो हमको मिल जाएगा। अभी लगभग हमको 2,000 रेमडेसिविर 2 दिन के भीतर हमको ये आने का है, और 9,100 और दूसरे खेप में 8,000 एक इंजेक्शन। लेकिन अगर ऐसा होता, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रहा हूं, अगर ऐसा होता तो फिर ये लोग कतार में जो लगे हैं आज भी, वो कौन है? उनको कब रियायत मिलेगी, उनको कब राहत मिलेगी? एक ये भी एक बड़ा सवाल। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी जुड़ गए हमारे साथ में बीजेपी से। डॉक्टर साहब, आप भी इस पेशे से भी जुड़े हैं और सारे सिस्टम को भी समझते हैं। मैं फिर वही आपसे सवाल पूछूंगा, नंबर भी है, ट्रैकिंग की व्यवस्था भी है, क्या ट्रैकिंग की व्यवस्था प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, ओवरलोड है? देखिए, ऐसा है, आपने कहा कि राजनीति ना की जाए जी। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, और भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि सरकार जहां जहां गलत कर रही है वहां वहां उसको उंगली दिखाने का काम करे, कि सरकार इसमें सुधार करे। अभी जायसवाल जी ने कहा कि लोग असंवेदनशील होकर के जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि असंवेदनशील कोई है तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार है। आपके पास इतना बड़ा सिस्टम है, कोई यदि कालाबाजारी कर रहा है तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? आज आप देखिए, आप भी जाएंगे, रेमडेसिविर की जो है ये कालाबाजारी जो है, उसको ब्लैक मार्केटिंग जो है उसका अभाव बना करके की जा रही है। आज लगभग हर मरीज को रेमडेसिविर मिल रहा है, लेकिन उसको मिल कितने में रहा है? कहीं 10,000 में, कहीं 12,000 में, कहीं 15,000 में वो चक्कर खा रहा है। सरकार उसको जो मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग जो जमा करके रखे, उसको बाहर नहीं निकाल पा रही है सरकार कि वो बाहर निकल जाए। ये सरकार की सबसे बड़ी असफलता है कि सरकार जिस प्रकार से हर पहलू में फैली, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे वो ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था हो, चाहे वो टेस्टिंग की व्यवस्था हो, चाहे आप जो है वायरोलॉजी लैब चालू करने की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन प्लांट चालू करने की व्यवस्था हो, ये सब में सरकार फेल हुई है। और कोरोना से लड़ने का एक जो माध्यम रेमडेसिविर है, जो इंजेक्शन है, उसमें भी ये सरकार जो है फेल हो गई है। सरकार असंवेदनशील है। सरकार क्या पब्लिक कर रही है, उसके लिए आपके पास कानून है। जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं,
आपको मैं बता रहा हूं रेमडेसिविर का, कि एक दिन सरकार की तरफ से आदेश आता है कि सरकार रेमडेसिविर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अपने हाथ में ले रही है, किस अस्पताल को कितना लगेगा ये सरकार देगी। दूसरे दिन ये आदेश आ जाता है कि सरकार ने अपना नियंत्रण हटा लिया है और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो जिसको जैसा देना चाहते हैं वो अपना देते रहे। ये कौन सी नीति है आपकी? ये जो काला बाजार करने वाले लोग हैं उनके हाथों में ये सरकार खेल रही है। उन्होंने दबाव डाला कि सरकार अपने नियंत्रण में ना ले और दूसरे दिन आदेश निकल जाता है कि रेमडेसिविर जो है डिस्ट्रीब्यूटर जैसा आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं जायसवाल जी। पुनीत जी, आपने एक आपदा के ऊपर में ये डिबेट रखा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि बड़ा पैनल है और अच्छी बातें यहाँ है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी ने सीधे सीधे राज्य सरकार के ऊपर आक्षेप लगाया है, अभी 1 घंटा पहले मेरे कुछ परिजन है सागर में, सागर कहाँ है आपको भी पता है और विमल चोपड़ा जी को भी पता है, और मैं उनको अस्पताल का नाम बता देता हूँ और मरीज का नाम बता देता हूँ। वो मेरे वहां मरीज एडमिट है और उनको 2 दिन से उनको रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। अभी इस समय खास करके जब दूसरी लहर आई हुई है और सबको पता है कि ये स्थिति अनियंत्रित स्थिति है, इसके ऊपर में हम लोगों को सबको मिलजुल के काम करना है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार जो काम कर रही है, कोविड के ऊपर काम कर रही है, आप जिस तरह से सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ऐसे आप माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठा लेते हैं। अभी अगर मैं अभी ये सब बात करना चालू करूंगा तो पूरा जो रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी का जो डिबेट है, पूरे का पूरा डिबेट का जो विषय है, विषय वस्तु कहीं दूसरे जगह चले जाए। डॉक्टर विमल, मैं अभी इन सब बातों में नहीं आने वाला हूं। आप बोल रहे हैं मिलजुल करके काम करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, काम किसने किया, क्या वेंटिलेटर खराब है, ये बात कहने का काम किसने किया? इस तरह से चुनाव जो लगातार मुख्यमंत्री और उसमें कोई भी किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब सारी जो बातें हैं उसको मैं एक सवाल उठाया डॉक्टर विनय जायसवाल। मेरा एक सवाल यह है कि जो काला बाजारी, डॉक्टर विनय जायसवाल एक सवाल उठाया डॉक्टर चोपड़ा ने, उनका कहना था कि क्लैरिटी नहीं है, आदेश बदले हैं, उसको लेकर के कहीं गफलत है क्या आपके मुताबिक? ट्रैकिंग सिस्टम बनना चाहिए और ट्रैकिंग सिस्टम सरकार ने बनाया है। सरकार लगातार इसके ऊपर कोशिश कर रही है कि रेमडेसिविर जो जरूरतमंद है उनको उन लोगों को मिले और उनका इलाज हो। और जो ऑक्सीजन बेड है और जो दूसरे दिन आदेश क्यों बदल दिए जाते हैं, बढ़ाने का काम किया है इन्हीं। तो पिछले 1 हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो जो जितने भी मरीज हैं उनको ऑक्सीजन बिस्तर मिलना चालू हो गया है, जो लंबी कतारें लगी थी वो कम। डॉक्टर जायसवाल, निर्णय बदलने को लेकर या आदेश बदलने को लेकर एक सवाल डॉक्टर चोपड़ा ने उठाया, इस पर उत्तर देना चाहेंगे? देखिए, जो आपदा का जो समय है और जो डॉक्टर विमल चोपड़ा जिस बात को बोल रहे थे कि सरकार पहले अपने हाथ में ले ली कि उपलब्धता के हिसाब से जो प्राइवेट अस्पताल है उनको हम अपनी रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा भयावह स्थिति है, सारे जो अस्पताल हैं उसमें कोविड के इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका जो आंकड़ा है या उनका जो एक डेटा को हम जो डेटा कलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी हो रही है। इस वजह से कोई मरीज अफेक्टेड ना हो, कोई भी मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से उसका इलाज प्रभावित ना हो, इसलिए ये डिसीजन लिया, सरकार ने डिसीजन लिया कि भाई अस्पताल भी अभी स्वतंत्र है कि जो वहां जो पेशेंट एडमिट है उसके यहाँ जो इंडोर पेशेंट है उसको वो अपना रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो है कि उसकी उपलब्धता के हिसाब से उसका इलाज होना चाहिए। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है। देखिए, आपदा की स्थिति है, पेशेंट बहुत ज्यादा है, सेकेंड लेयर जो है अनियंत्रित लहर है, इस समय कई सारे जो निर्णय है उसको लेंगे और उसका सह पक्ष और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख के उस आगे के जो निर्णय है वो बदल सकते हैं। तो अगर ऐसा निर्णय अगर सरकार की तरफ से अगर बदला गया है तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। वो मरीज के भलाई को देख के, मरीज के जो उसके इलाज को देख के अगर निर्णय लिया गया है तो निर्णय गलत नहीं। चलिए, तो बदलते निर्णय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि डे टू डे परिस्थितियों के मुताबिक चीजें ली जाती हैं। हमारे पैनल में टीएस सिंहदेव जी भी जुड़ गए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी। नमस्कार बाबा, आपका स्वागत है इस डिबेट में, चर्चा में। रेमडेसिविर को लेकर के एक
कालाबाजारी की या इसको स्टॉक करने की खबरें आ रही हैं। प्रशासन ने, सरकार ने अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए, ट्रैकिंग का सिस्टम बनाया है, लेकिन जमीन पर अब भी राहत नहीं है। इसको लेकर हम डिबेट भी कर रहे हैं, दोनों पक्षों को हम सुन रहे थे। क्या स्थिति है रेमडेसिविर की प्रदेश में? क्या अब किल्लत के हालात नहीं है? लोग जो परेशान हो रहे हैं उनको आपका मैसेज क्या है? जी, इसमें चारों तरफ से प्रदेश में मांग आ रही है, रेमडेसिविर की मांग आ रही है और इसकी बेहद शॉर्टेज बनी हुई थी। सरकारी स्टॉक में नहीं के बराबर था और उसका कारण है कि जो टेंडर हुए थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनी है सिप्ला, और उन्होंने शर्तों के अनुबंध के अनुरूप सप्लाई नहीं दिया। उनसे बहुत आग्रह किया, बहुत बात की हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो उसके बाद में दोबारा टेंडर बुलाना पड़ा। टेंडर हो गया है, कल उम्मीद है 2000 इंजेक्शन आ जाएंगे और इस हफ्ते में 28,000 और आ जाएंगे। अगले हफ्तों में 30,000 2 हफ्ते में और आएंगे। 90,000 का टेंडर हुआ है। उसके बाद मुझे लगता है कि स्थिति काफी दबाव की जो स्थिति है वो कम हो जानी चाहिए। ये सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों के लिए व्यवस्था हम लोगों ने की है। लेकिन अभी भी बाजार में परिजन परेशान है और कई हजार में, कई गुना ज्यादा कीमत में इसको खरीद रहे हैं। कुछ स्टॉक कर रहे हैं, कुछ इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो लूपहोल होगा इसका। इसमें जहां से दवाई खरीदी जाती है उसकी ट्रैकिंग की व्यवस्था रहती भी जरूर है और हम लोगों ने किया भी है। कल शायद आप लोग को जानकारी लगी कि नहीं, दो लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ा। वो गिरफ्तार भी हुए और जगह से भी ऐसी शिकायत आ रही है। मकसद किसी की गिरफ्तारी का नहीं है, मकसद अगर दवाई है तो उसके उचित दर में सप्लाई करने का है। तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं, लोगों से बात करके, स्टॉकिस्ट से बात करके, लोगों को वहां बैठा के, ड्रग्स फूड एंड ड्रग्स सेफ्टी डिपार्टमेंट जो हमारा है उसके प्रतिनिधियों को दुकानों में भेज के जहां से रेमडेसिविर की सप्लाई आई हो, स्टॉकिंग की चेकिंग से लेके ये सारे प्रबंधन का प्रयास किया जा रहा है। बहुत कठिन होता है जब नागरिक भी दबाव में होते हैं और कुछ भी राशि देने को तैयार हो जाते हैं और दुकानदार भी अगर अनैतिक काम करना हो ऐसे भीषण परिस्थिति में भी बहुत कठिन हो जाता है नियंत्रण करना। लेकिन प्रयास जारी है और उसका हल मुझे लगता है कि सरकारी क्षेत्र में अगर रेमडेसिविर के इंजेक्शन जल्द से जल्द आ जाएंगे तो काफी स्थिति में राहत होगी। सिंहदेव जी, बहुत से लोगों की प्रतिदिन ये शिकायत रहती है कि जो नंबर जारी किए जाते हैं, चाहे इंजेक्शन की जानकारी को लेकर हो, बेड की उपलब्धता को लेकर के हो, ऑक्सीजन युक्त बेड की उपलब्धता को लेकर के हो, या अन्य किसी भी जानकारी को लेकर जो नंबर हैं उन पर जवाब उनसे उलट मिलता है जो दावे किए जाते हैं। तो क्या व्यवस्था नाकाफी पड़ रही है या इसमें आप कुछ खामियां पाते हैं? क्या स्थिति है अस्पतालों की, ऑक्सीजन युक्त बेड की, वेंटिलेटर्स की इस समय, और आगे आपका अनुमान क्या है? ये स्टेडी फ्लूइड है, तरल है, एक जैसी स्थिति नहीं रहती और जानकारी देने में कठिनाई इस बात की होती है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पास जो डाटा आया होगा हो सकता है 1 घंटे पहले का हो। मैंने आपको जो स्थिति बताई उस बीच में कई अपने से पहुंच गए, सरकारी व्यवस्था को तोड़ के या छोड़ के पहुंच गए और वहां अगर उनकी भर्ती हो गई तो फिर हमको अपडेट लेना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं जो हमको जिसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग सिर्फ सरकारी जो मान लीजिए ऑफिस बना है या जो माध्यम बना है कि यहां आके आप रजिस्ट्रेशन करिए हम आपको भेजेंगे, उसको नहीं मानते। उसको सीधे दबाव रहता है, घर में किसी की तबीयत खराब है, वो कोई व्यवस्था नहीं देखते, वो सीधे पहुंच जाते हैं अस्पताल। और सबसे ज्यादा मान लीजिए एम्स पहुंच गए। अब जो तकलीफ में है वो भी इस बात को नहीं समझते कि एम्स जैसी संस्था में 500 अगर बिस्तर हैं वो भरे हुए हैं, तो उनको तो रिलीफ चाहिए होता है। तो अप्रिय घटनाएं, वहां पर रिएक्शन जाते हैं, हमको भर्ती नहीं किया, हमको बिस्तर नहीं मिला, और दूसरी तरफ मजबूरी ये कि जगह ही नहीं है। तो आईसीयू के जहां तक बिस्तर हैं ये करीब करीब सैचुरेशन पे हैं। आईसीयू के बिस्तर चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे पब्लिक क्षेत्र में हो, ये करीब करीब बड़े जो शहर हैं उनमें भरे हुए हैं। बगल बगल के जो तो छोटे जिले के अस्पताल हैं जिसमें तुलनात्मक कम बिस्तर है, वहां पर आपको वैकेंसी कुछ मिल सकती है, वो भी बहुत दबाव में है। तो एक निजी क्षेत्र से संपर्क करके हम लोगों ने बिस्तरों की व्यवस्था काफी बढ़ाई। जहां 500-600 रहे होंगे, मेरे पास जो भी आंकड़ा आया था, इनको उदाहरण के लिए 20 मार्च को 60 अस्पताल हमारे पास रजिस्टर्ड थे। 16 अप्रैल की स्थिति में ये 170 हमने किए। कोविड जो बिस्तर उपलब्ध थे निजी क्षेत्र में 20 मार्च को 2035 थे।
अभी हमने 16 अप्रैल तक इसको 6,912 किया। आईसीयू बिस्तर जो 20 मार्च को 477 उपलब्ध थे निजी क्षेत्र में, इसको 16 अप्रैल की स्थिति में 1836 किया। वेंटिलेटर जो 166 उपलब्ध थे 20 मार्च को, ये निजी क्षेत्र से सहयोग लेके और बात करके 16 अप्रैल की स्थिति में 510 किया। तो ये स्थिति चलती रहती है। इधर व्यवस्था बनती है, उधर दबाव बनता है, फिर और व्यवस्था करने की पहल करनी पड़ती है। काफी दबाव है, काफी दबाव है। दो छोटे मेरे आपसे सवाल थे आग्रह पूर्वक, क्योंकि आपके पास में वक्त बड़ा लिमिटेड है। दो छोटे सवाल थे। पहला ये कि जितनी भी हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने डेवलप किया है इस समय लोगों को सूचना देने के लिए, क्योंकि घबराहट में लोग पहले फोन करते हैं, जैसे आपने भी स्वीकार किया, तो ये रियल टाइम बेस्ड क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे एक बड़ी शंका, एक बड़ा क्योस कई बार क्रिएट हो जाता है। लोग बाग ये बताते हैं कि देखिए उपलब्धता इतनों की दिखा रहे हैं और इतनी नहीं मिल पा रही है, यानी ये सब फेक है, झूठ है, और एक पूरे सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। ये रियल टाइम बेस्ड क्यों नहीं होता? पहला। दूसरा, आगे आने वाली परिस्थिति को लेकर आपका क्या आकलन है? क्या ये और विकराल होगी? जहां तक रियल टाइम की बात है, इसमें मुश्किल यह है कि हर अस्पताल जब तक इसमें सिस्टम का हिस्सा बन के कॉपरेट ना करे और हर मिनट जो नए पेशेंट है उसको अपलोड ना करे, तो बहुत मुश्किल है। ये प्रयास चल रहा है, 24 घंटे बैठ के हर तरह से हम लोग सिस्टम को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिति स्थिर नहीं रहती। हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे, रियल टाइम में जो आप कह रहे हैं, एक उम्मीद है, नागरिकों को उम्मीद है, जायज उम्मीद है, उसको कर पाने में बहुत डिफिकल्टी आ रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग लेकिन प्रयास कर रहे हैं। जहां तक आपने कोविड के संदर्भ में कहा, तो पिछले 7 दिन में अगर आप देखेंगे, ये 10 तारीख से लेके 16 तारीख के जो हमारे आंकड़े हैं, ये पॉजिटिविटी जो आ रही है 14,090, 10,500, 13,500, 15,100, 14,250, 15,256, 14,912, तो करीब करीब 15,000 पे जाके अभी हर 50,000 औसतन करीब करीब, उदाहरण के लिए 50,000 अगर टेस्ट हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में 15,000 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और स्थिति रोज बदलती हुई दिख रही है। बस्तर क्षेत्र में कम था, लेकिन कल के आंकड़े अगर हम लोग देखते हैं तो बस्तर में भी 10.85 पहुंच गया, दंतेवाड़ा में भी 11.97 पहुंच गया। तो ये एक जैसी स्थिति नहीं रह रही। बीजापुर जो 3 के नीचे रह रहा था वो 4.61 हो गया, नारायणपुर 3.59 हो गया। तो एक जैसी स्थिति नहीं रह रही, लेकिन अभी तक एक हफ्ते का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 15,000 के आसपास डेली आ रहे हैं। और ये 15,000 अगर प्रतिदिन आएंगे, 1,25,000 एक्टिव केस हमारे हैं, तो 5 दिन में ये 2 लाख हो जाएंगे। इसमें से जितने डिस्चार्ज होंगे प्रतिदिन, अगर 10,000 या 12,000 डिस्चार्ज होंगे तो उतने को कम मानना चाहिए। तो उतने पेशेंट एक समय में आपके पास रहेंगे। जो मृत्यु दर है वो 1 से कम है। अगर 15,000 पॉजिटिव आ रहे हैं तो 150 से कम लोगों की मृत्यु हो रही है। संख्या बड़ी हो गई, लेकिन मृत्यु का दर जो है वो नाम के लिए 1% से कम है। संख्या 150, 130, 135, 156, ये बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है। तो 15,000 में अगर 150 की मृत्यु हो रही है तो घर जाने की स्थिति में 14,850 मान सकते हैं। ये स्थिति जब आएगी तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। किस प्रकार का वायरस है, अभी देश के स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात हुई, उनने भी चर्चा में जो हम लोगों ने जानकारी मांगी बताया कि जो स्ट्रेन अभी मिला है छत्तीसगढ़ में, वो 2 ऐसे नए प्रकार के 8.8%, जो 500 से ऊपर हमने टेस्ट भेजे थे, 300 कुछ उसमें सैंपल के नमूने आए, बाकी पुराने स्ट्रेन थे। 14 और 14, 28 नए प्रकार के स्ट्रेन आए हैं। 14 ब्रिटिश और 14 ये डबल वाला जो बात हो रहा है, डबल वायरस वाला। तो ये 14 नए। सभी लोग सरकार के साथ हैं, मीडिया साथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जैसा आपने स्वयं कहा कि ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए कि रियल टाइम हो, तो पूरे सिस्टम पर लोगों का विश्वास और प्रगाढ़ होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम किन्हीं अच्छी खबरों पर चर्चा करें और जुड़ पाएं। बहुत शुक्रिया आपका इस क्रूशियल टाइम में हमारे साथ और दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो कालाबाजारी है और सूचनाएं जो हैं वो जमीन पर टिकती नहीं या सही साबित नहीं होती। ये इस वक्त मरीजों की परिजन की सबसे बड़ी दिक्कत है। दुर्गेश शर्मा जी और जेपी मूलचंदानी साहब मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे साथ। मूलचंदानी साहब, आप तो इस बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, दवा कारोबार से। रेमडेसिविर को लेकर सरकारें निर्णय ले रही हैं, सिस्टम बना रही हैं और ये ध्वस्त हो जा रहे हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि चाहे बेड की बात कर लें, अस्पताल की बात कर लें, ऑक्सीजन युक्त बेड की बात कर लें, जहां भी जो नंबर आप जानकारी के लिए देते हैं उन नंबर्स के ऊपर रियल स्थिति बिल्कुल उलट मिलती। जबलपुर देख लें, इंदौर देख लें, भोपाल में तो हद हो गई, सरकारी सेंटर से खिड़की से ड्रग गायब हो गया, वो भी ऐसा जिसकी इस समय भारी किल्लत है। कैसे सिस्टम पर भरोसा जगेगा लोगों का? नहीं, देखिए पुनीत जी, पहले अपने को पूरे विषय को समझना पड़ेगा। आज आपके माध्यम से बहुत अच्छा विषय आपके चैनल पे चल रहा है और मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सारे जो जानकारी है वो पूरी जाना चाहिए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ फार्मा फील्ड से भी जुड़ा हूं, तो कुछ अहम जानकारी आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और जनता को भी देना चाहूंगा। रेमडेसिविर एक पेटेंट ड्रग है जो यूएसए से अप्रूव्ड होती है और हमारे हिंदुस्तान में इसको लेके 63 कंपनियां रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती है। उसमें से केवल 7 कंपनियों को उस यूएसए की कंपनी ने पेटेंट के तहत डोमेस्टिक यूज की अनुमति दी हुई है, जो अभी तक 30 से 35 लाख वाइल हर महीने बनाती थी, जिसे सरकार ने 10 लाख की और अनुमति देकर आज की तारीख में 40 से 45 लाख रुपए पर मंथ का उनका प्रोडक्शन हो गया है। ये कोरोना काल अभी जो चल रहा है, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे मित्र दुर्गेश जी बैठे या आम जनता है, किसी ने इस काल की कल्पना भी नहीं की थी और स्वप्न में भी नहीं सोचा था। परंतु जिस प्रकार से इस कोरोना का ट्रेंड आया है और जो फैलाव हो रहा है वो बहुत अकल्पनीय है, दुखदायी है, जिसमें हमने देखा कि कुछ लोग जो हमारे बीच में थे वो नहीं भी रहे, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी समस्याएं जो है पैदा हो रही है। आपने बात करी रेमडेसिविर की, इसमें जो जो संशोधन होना चाहिए वो लगातार हम लोग हमारी राय भी दे रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे केंद्र की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी हों, हमने सबसे पहले ये मांग करी थी, ये मांग इंदौर से ही उठी थी कि इसके एक्सपोर्ट पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। तो 3 दिन पहले आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने अहम डिसीजन लिया और सारी कंपनियों के एक्सपोर्ट पर इसकी रोक लगा दी है। समस्या ये हुई कि कुछ दिन पहले जब कोरोना का ट्रेंड एकदम बढ़ा था तो सभी डॉक्टरों ने इसको लिखना चालू कर दिया, तो इसकी खपत बहुत ज्यादा मात्रा में होने लग गई, जितना स्टॉक नहीं था उससे 10 गुना खपत हो गई। इसके कारण उसकी में बाजार में उसकी शॉर्टेज हुई। परंतु उस चीज को नियंत्रित करने के लिए निश्चित रूप से हमको जो समय मिला वो नाकाफी था, पर फिर भी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफी स्तर पर, काफी जगह और काफी गंभीरता से किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि निर्यात पर रोक लगने के बाद हमने उन 7 कंपनियों से बात करी है। चाहता हूं वो तथ्य नहीं मिल पाएगा और वक्त निकल जाएगा। मेरे 2 सवाल थे, दोनों सवाल अभी वही हैं। जो जानकारियां आप इन सारी व्यवस्थाओं को जो बनाते हैं वो तथ्य मिलेंगे आपको, पूरा दिन हम बिल्कुल तथ्य मिलेंगे। देखिए मेरा सवाल मैं दोहरा दूं अगर आपको याद नहीं हो तो। मेरे 2 सवाल थे, एक जो जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है उस पर खरी क्यों नहीं उतर रही, नंबर दूसरा ये सारे प्रयासों के बावजूद मरीजों के परिजन परेशान हैं, हद ये कि आपके सरकारी सेंटर से वो गायब कैसे हो जा रही, व्यवस्था पर सवाल नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार किसी की भी हो, इसमें जो आपदा में अवसर जो दुर्भावना से लोग करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। आपने देखा होगा इंदौर में कल एक हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया। आपने देखा होगा जो यहाँ पे ब्लैकमेलिंग कर रहे थे पिछले 3 दिन में, उसको पूरे के पूरे लोगों को पकड़ के उनको 144 के तहत उनको जेल की सजा भी तुरंत दी जा रही है। सारे डॉक्टरों को बुलाकर, मेडिकल स्टोरों को बुलाकर रोज प्रशासनिक अधिकारी उनकी मीटिंग लेकर सख्त निर्देश दे रहे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा रेमडेसिविर की अलग अलग कंपनी की अलग अलग एमआरपी थी, उसको लेकर मैंने स्वयं केंद्रीय उर्वरक रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा जी से बात करी है और आज शाम को उसके ऑर्डर आ गए। मेरे ख्याल से वो आपके पास भी प्रति उपलब्ध होगी कि कोई साधुवाद, लेकिन 3,500 मैक्सिमम है, इसके नीचे कोई भी बेच सकता है, परंतु इसके ऊपर नहीं बेच सकता। ये बात आप भी जानते हैं कि जमीन पर हालात ठीक नहीं हुए। इन सब सारे प्रयासों को साधुवाद। दुर्गेश शर्मा साहब, स्थिति मध्य प्रदेश की आप भी देख रहे हैं, फोन आप लोग भी लगाते हैं, क्या स्थिति आप पाते हैं? कोई भी चीज 10 गुना तक आ जाती है। आप पाठक जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को एक साथ बैठाया और आज आप छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को मीडिया पे ला पाए। जी,
एक बार भोपाल में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का पता तो करिए, आखिर लापता कहाँ है, क्योंकि 1 महीने से चुनाव के बाद में वो 1 दिन के लिए दिखाई दिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद से आज लापता है। आज जो विषम स्थिति मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके उपस्थित हुई है, उस पर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को जवाब देने के लिए समाज के सामने नहीं है। 850 इंजेक्शन अस्पताल से चोरी हो गए। लगभग 850 इंजेक्शन की वजन मेरे अंदाज से काफी ज्यादा होगा, क्योंकि एक इंजेक्शन में 6 लोगों के लिए इंजेक्शन लगता है, काफी बड़ा इंजेक्शन है जैसा अपन देख रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य है कि एक इतनी बड़ी वस्तु या इंजेक्शन का एक पैकेट पूरे के पूरे कोई लेके चला गया और वहां किसी को पता ही नहीं। एक इंजेक्शन में एक ही व्यक्ति को लगता है। एक तरफ इंदौर के अंदर नकली इंजेक्शन मिलते हैं, दूसरी तरफ यदि इंजेक्शन आते हैं तो वो चोरी चले जाते हैं। अब रही बेड की बात या ऑक्सीजन की बात, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर उसको पकड़ा भी गया है, उसको पकड़ा गया है, उसको जब्त किया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। जी मूलचंदानी जी, आपको मुझे मालूम है किसको पकड़ा और किसको नहीं पकड़ा। मेरा यह कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर यदि पलट गया तो क्या तत्काल प्रभाव से वहां पर क्रेन भेज के वो ऑक्सीजन का सिलेंडर को भोपाल लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भोपाल के पास ही गिरा था। घंटों पड़ा रहा, मीडिया से लेकर पब्लिक वहां पर इकट्ठी हुई, पर वहां कोई प्रशासनिक व्यक्ति नहीं पहुंचा। अस्पतालों के हालात ये हैं कि मेरे को परसों मेरे एक परिचित के लिए बेड की आवश्यकता थी। मैंने 177 फोन सुबेरे से रात तक, रात को 11:30 बजे बमुश्किल भोपाल के विधायक पीसी शर्मा जी के माध्यम से मैं उनको एक अस्पताल में एडमिट करा पाया। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के विधायक और सांसद तो एक अकेले सांसद हैं हमारे 29 में से, हम दिखाई दे रहे हैं, पर भाजपा का ना कोई सांसद दिखाई दे रहा है ना कोई विधायक दिखाई दे रहा है। और जो जवाबदेही है माननीय शिवराज सिंह चौहान की, वो कभी मास्क लगाने के लिए लोगों के घरों घरों या मार्केट में घूमते या जी मैदान पर आकर बात करिए। आपके कौन से सांसद दिखाई दे रहे हैं? एक प्रतिष्ठित चैनल पर जनता के सामने झूठ परोसने का काम न करें कृपया। स्वास्थ्य मंत्री चुनाव के मैदान में लगे हुए चुनाव कर रहे हैं, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हो। जब दोनों जगह के चुनाव निपट गए तो भोपाल की तरफ उन्होंने रुख किया, और उसमें भी मध्य प्रदेश की और भोपाल की जनता के लिए अभी तक कोई व्यवस्थित उपाय नहीं है कि आखिर कौन से अस्पताल में कितने बेड और कितनी ऑक्सीजन मिल जाएगी। अभी एक लिस्ट जारी होगी, पहले भी हो चुकी, कल भी हुई, रोज जारी होती सरकार की तरफ से, इसी से अस्पताल में इतने इतने बेड। मैं कह रहा हूं यदि ये 50 बेड बोल रहे हैं, वहां 5 बेड की उपस्थिति नहीं है। वहां जाओ, वहां पूछो तो पता लगता है कि साहब उत्तर दें इन सारी बातों का। बेड मिल जाएगा तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं। पुनीत जी, मुझे तो लग रहा था कि इस आपदा के काल में जब वैश्विक महामारी चल रही है, हमारा पूरा भारत देश जिसके विभिन्न राज्यों में कहीं कांग्रेस की भी सरकार है, कहीं बीजेपी की भी सरकार है, ये पूरी वैश्विक महामारी है, पूरे देश में फैली हुई है। मैं तो मेरे मित्र से ये अपेक्षा रख रहा था कि राजनीतिक चश्मे से किसी को न देखते हुए हमारे साथ में खड़े होकर जनता के भलाई के लिए कुछ बोलेंगे, परंतु आज मुझे ये बहुत आश्चर्य हो रहा है और दुख भी हो रहा है इस बात का। हम तो कांग्रेस आज भी लड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाने का आप क्या कर रहे हो? आपका तो काम ये है कि जनता के मैदान में ध्यान दे और मैदान में आकर हमारा साथ दे। हमारे यशस्वी कांग्रेस के नेताओं से भी आग्रह किया कि वो भी पत्रकारों से आग्रह किया, जनता से आग्रह किया, व्यापारियों से आग्रह किया, उद्योगपतियों से आग्रह किया, सारे के सारे लोग साथ देने को तैयार है। हमारे डॉक्टर जो योद्धा के रूप में संक्रमण काल के मरीजों को देख रहे हैं, उनकी तारीफ करना तो दूर, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। मूलचंदानी साहब शर्मा जी, जिस अहम मसले के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें राजनीतिक चश्मा हटी जाए तो बेहतर है, क्योंकि अब जितने भी लोग जमीन के ऊपर हैं वो जमीन पर ही राहत देख रहे हैं, ना कागजों में देख रहे हैं, ना ऑनलाइन प्राप्त कर पा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेकर लौट कर आ रहे हैं, फिर इसका सलूशन या कितना वक्त इसकी ट्रैकिंग के ठीक होने में लगेगा, सबसे जानने की कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ में पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। एक तो दो डॉक्टर हैं, एक इसी दवा कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और राजनीतिक होने के साथ साथ चूंकि इन सबकी पृष्ठभूमि आम लोगों से समस्या से सीधे जुड़ती है, इस परिस्थिति से सीधे जुड़ती है, इसलिए एक सार्थक बात यहां पर निश्चित तौर पर मिलेगी, ऐसी उम्मीद सारे दर्शक और हम करते हैं।
डॉक्टर चोपड़ा, पूरी परिस्थितियों को देखने समझने के बाद आपका खुद का आकलन क्या है? ये जो रियल टाइम वाली बात है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हर जगह कि आप एक व्यवस्था बनाते हैं, आप उसमें डेटा फीड करते हैं, लेकिन वो खरा नहीं उतर रहा, किसी भी संदर्भ में आप देख लें वो खरा नहीं उतर रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? कब तक इस पर ट्रैकिंग सही हो पाएगी? मेरे को ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी हो, इनमें किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं, इसलिए सारी व्यवस्था जो है वो चौपट हो चुकी है। आप देखिए कि सर्वदलीय बैठक होती है, मुख्यमंत्री जी राज्यपाल उपस्थित है, बैठक स्वास्थ्य विभाग की है, स्वास्थ्य मंत्री तक को आमंत्रित नहीं किया जाता। ये कौन सी व्यवस्था है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री सर्वदलीय बैठक से गायब है, उसको बुलाया नहीं जा रहा है? ये क्या इंगित करता है? चलिए, विमल जी जो बात कह रहे हैं, विनय जी उसका उत्तर देंगे। जायसवाल साहब। विनय जी, बड़ा दुख का विषय है कि आप जो भी क्वेश्चन करते हैं, जो आपदा का अवसर है, उसमें माननीय हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, मनोज चोपड़ा जी, पूर्व विधायक भाजपा के, उनको एक सही लाइन में बात करना चाहिए, लेकिन वो एकदम विषय से एकदम भटक जाते हैं और तुरंत कभी अभी आप देखें कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी 2 महीने से दिखे हैं, माननीय वहां के हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे। लेकिन मेरा ये मानना है पुनीत जी की जो ट्रैकिंग, रजिस्ट्रेशन और ट्रीटमेंट का जो पार्ट है, ये इस पूरे गंभीर बीमारी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम इसकी सही ट्रैकिंग करें और ट्रैकिंग में जो भी लूप होल है उसको मजबूत करके जो भी इस आपदा में अवसर की तलाश कर रहा है उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें। जो हमारी सरकार मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए डॉक्टर विनय, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए विनय। डॉक्टर विमल, आप अपने पॉइंट को कंक्लूड करेंगे, व्यवस्था सुधरेगी कैसे? क्योंकि अगर हम इस पर आए कि कहां कौन सा मंत्री जा रहा है तो एक अलग विषय हो जाएगा। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पर आप पहले हिस्से में देख चुके हैं कि क्या वहां पर बातचीत चल रही है, कैसे सुधरेगा इस पर बात करें। जी, सबसे बड़ी आवश्यकता जो है रेमडेसिविर के इंजेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और जिस अस्पताल को जितनी आवश्यकता है प्रतिदिन के हिसाब से वहां पहुंचाना चाहिए, तब रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी कालाबाजारी रुक पाएगी। नहीं तो सरकार ने जिस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटरों के हाथ में इसको छोड़ दिया है तो कालाबाजारी कभी रुकने वाली नहीं। और यही संकेत मिलता है कि सरकार एक दिन ऐसी व्यवस्था करती है, दूसरे दिन व्यापारियों का ठीक है, आपकी बात का उत्तर ले लेता हूं मैं। डॉक्टर चोपड़ा, आपकी बात का उत्तर ले। डॉक्टर विनय, उनका कहना है सरकार को नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए जिम्मेदारी पूर्वक। आप क्या मानते हैं? डॉक्टर जायसवाल जी। पुनीत जी, मैं ये बोल रहा था कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिन आंकड़ों की बात की है, अगर पिछले 4 दिन अगर छत्तीसगढ़ के पॉजिटिविटी रेट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है 15,000 से ज्यादा नहीं बढ़ा है, 15, 14, 13 के आसपास रहा है पिछले 4 दिन से। और जो पिछला जो हमारा जो संक्रमण था सितंबर के समय में वो 15,000 मैक्सिमम गया हुआ था। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 दिन के अंदर जो है ये जो दूसरा पीक है निश्चित रूप से न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि 2 सवाल पूछे आपसे, कम होगा। डॉक्टर विनय 2 सवाल पूछे डॉक्टर चोपड़ा ने आपसे, मैं चाहता हूं कि मैं दोहरा देता हूं। एक, उन्होंने कहा है कि इसकी व्यवस्था, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए, तब ये कंट्रोल में होगी। दूसरा, वो कम टेस्टिंग को लेकर, जो आप टेस्ट ट्रैक कह रहे हैं, कम टेस्ट को लेकर वो बात कह रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल, दोनों का उत्तर देंगे? जी पुनीत जी, सरकार तब तक इसको अपने उसमें नहीं ले सकती जब तक कि जो सिस्टम है, जैसे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना था कि अभी आंकड़ा जो उनके पास है, आपके पास जो आंकड़ा है वो हो सकता है कि वो 1 घंटे में वो बड़ा आंकड़ा परिवर्तन हो जाए। तो जब तक एक बड़ा ट्रैकिंग सिस्टम नहीं बन सकता, ऐसे में नहीं तो फिर जो प्राइवेट में जो अस्पताल में जो मरीज भर्ती है कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएंगे। अगर सारी चीजें अगर कोई बंदिश अगर हो गई कि सरकार ही करेगा, उसमें अगर कोई डिले होता है तो कहीं ना कहीं वो मरीज के इलाज के साथ हितकारी नहीं होगा, पहली बात। और दूसरा, रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है उसको छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा कर लिया है। आज भी इलाज नहीं हो जो बेड है वो भी बहुत अच्छा बढ़ गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में
जो बहुत 3-4 दिन के अंदर ही जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा मध्य प्रदेश की तरफ चलता हूं, वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। मूलचंदानी साहब, एक लाइन का स्पष्ट सवाल है, आम जनता का सीधे सीधे सवाल है। आप आपूर्ति बढ़ा रहे हैं, आप नियमों को सुधरवा रहे हैं, आप ट्रैकिंग सिस्टम ला रहे हैं, फोन पर सारी जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं मिलता, फोन करने पर उपलब्ध नहीं होता। ज्यादातर लोगों को भटकना पड़ता है और भटकते लोगों को ऐसे कालाबाजारी अपने चंगुल में फांसकर हजारों रुपए ऐंठते हैं। इससे निजात कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? ये एक फोटो आपको दिखा रहा हूं पुनीत जी आपके चैनल के माध्यम से। इंदौर में 2000 बेड का सामाजिक संस्था राधा स्वामी डेरे पर 2000 बेड का जो पूरा वो है वो तैयार कर लिया गया है मात्र 3 दिन में। मात्र 3 दिन में देखा हुआ है। ये जमीनी हकीकत, ये सबने देखा हुआ। मूलचंदानी साहब, करी रेमडेसिविर की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन ने पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। पुनीत जी, मेरे बात का जवाब, मैं आपकी पूरी बात का जवाब दे रहा हूँ, केवल 1 मिनट दे दीजिए। जी जी, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश शासन ने अपने हाथ में ली हुई है। हमारे यहाँ जो भी रेमडेसिविर आ रहे हैं वो पहले हमारे पास आते हैं, सरकारी तंत्र में आते हैं, वहां से निजी और सरकारी दोनों हॉस्पिटल में उसकी वितरण व्यवस्था। तभी तो मेरा सवाल था, तो सरकारी तंत्र से गायब भी हो जाते हैं 800 वाइल, इतने कीमती वक्त में वाइल गायब हो जाते हैं। ये भी तो एक सवाल है जिसको आपने कह दिया कि कुछ लोगों ने अपने लालच के बलबूते पे ले लिया। देखिए तंत्र से गायब होना और उसके ब्लैकमेलिंग होना ये निंदनीय है और उन पर कार्रवाई हो रही है। देखिए जो गायब हो रहे हैं, जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, वो आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे माध्यम से जो भी शिकायत मिलती है उन पर कार्रवाई हो रही है। परंतु आप इसकी पॉजिटिविटी देखिए कि हर अस्पताल में जो इंजेक्शन है वो लग भी रहे। आप 90% जो सफलता है उस पर भी ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि 10% मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक है, हम उसको सुधारेंगे और सुधार रहे हैं। एक एक व्यक्ति। चलिए दुर्गेश जी, क्या है 10% ही है? के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो भी ब्लैकमेलर होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय सिरे से झूठ बोल रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ में कोई ब्लैक कर रहा था, हमारी केंद्रीय मंत्री से बात हुई है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो सप्लाई है वो सामने से बहुत इजी होने वाली है। मध्य प्रदेश में कालाबाजारी करने वालों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सुबेरे से आज तक इंजेक्शन चोरी हुए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद अभी तक चोर नहीं पकड़ाए हैं। इसका जवाब ये बात बताती है कि जब आपकी 15 महीने की सरकार थी, जब भी आप झूठ परसते थे और आज आप विपक्ष में तब भी सही भूमिका अदा कर जो भी बैठ की बात कर रहे थे काम कर रहे हैं। तो मैं इनको इनके कालाबाजारी हो रही है उमेश शर्मा जी जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है उनका ये वीडियो दिखा देता हूँ, ये देख लें ध्यान से कि उमेश शर्मा जी सार्वजनिक तौर पे खड़े होकर पब्लिक के बीच में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। 1 सेकंड का चेतावनी दे रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उस वीडियो का। दुर्गेश जी, आज भी आप झूठ परसने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। इसलिए जनता आपकी भावना को समझ चुकी है, इसलिए आपको घर बिठाया। आप मान रहे हैं कि वो समझा रहे हैं, समझाते में क्या बता रहे हैं, जिन्होंने समझाने में क्या बता रहे हैं? नहीं तो कमलनाथ भैया बेड नहीं है, सरकार के पास नहीं है, यदि आप अवार्ड करवा रहे थे, अगर 2 लाख लेके जाना पड़ेगा कर देते तो आज ये हमको समझाने के लिए या सब बताने के लिए आरोप लगाना। सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है आप दोनों पक्ष अच्छी तरह जानते हैं। हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि जो जानकारियां डाली जा रही हैं ऑनलाइन, उन जानकारियों को वेरीफाई कर लें। सबको पता है कि रियलिटी क्या है। बीजेपी कांग्रेस छोड़कर अगर जो लूप होल्स हैं उन पर काम कर लें तो बेहतर होगा, चाहे इंजेक्शन के मामले में, चाहे बेड उपलब्धता के मामले में, चाहे ऑक्सीजन के मामले में। ये आम लोग जो त्राही कर रहे हैं वो आप दोनों पक्षों से जुड़े हैं। उम्मीद करते हैं अगली बार थोड़ी बेहतर स्थितियों पर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।